ठाणे के मीरा रोड इलाके में 2 सिक्योरिटी गार्ड को चाकू मारने के आरोप में जुबैर अंसारी नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिन 2 सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला हुआ उनमें राजकुमार मिश्रा नाम के सिक्योरिटी गार्ड की हालत गंभीर बताई गई, जबकि उनके साथी सुब्रत सेन खतरे से बाहर बताए गए। पुलिस सूत्र कह रहे हैं, अपने बयान में सुब्रत सेन ने आरोप लगाया कि जुबैर ने पहले उनसे उनका नाम पूछा, इसके बाद उसने उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा और जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अब पुलिस के सूत्र कह रहे हैं, सुब्रत सेन पर हमला करने के बाद जुबैर ने नाम पूछकर राजकुमार मिश्रा पर भी चाकू से हमला कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर दुख जताया और बयान दिया कि आरोपी जिहाद के नाम पर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाना चाहता था। हालांकि इन आरोपों पर जुबैर अंसारी का क्या कहना है यह नहीं पता चला। उसके परिवार की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरह से जुबैर ने दोनों सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया उससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आसपास रहने वाले लोग सन्न रह गए। आरोप है उसने सबसे पहले सुब्रत सेन पर हमला किया। वो उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता नजर आया। वहां एक आदमी भी खड़ा दिखाई दिया, लेकिन उसने जुबैर को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने कुछ भी नहीं की, वो चुपचाप वहां खड़ा रहा, जबकि जुबैर सुब्रत सेन पर लगातार चाकू चलाता रहा। सुब्रत सेन बुरी तरह चिल्लाते रहे, बचाने की गुहार लगाते रहे। किसी तरह वो वहां से भाग निकले, लेकिन इसके बाद भी जुबैर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो चाकू लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ता चला गया। तो पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि अंदर जाने के बाद उसने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिश्रा पर भी हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद वो वहां से भाग निकला। घायल हालत में थे दोनों सिक्योरिटी गार्ड। उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाहर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि उसने पीड़ितों पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वो उनके धर्म से जुड़े हुए नहीं थे। आरोपी ने सबसे पहले उनका नाम पूछा, नाम ना बताने के बाद उस पर लगातार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें 2 पीड़ित, जिसका नाम राजकुमार मिश्रा है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने जुबैर की तलाश शुरू की। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। उसकी मदद से पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी के नेताओं ने एक बड़ा दावा किया है कि जो आरोपी है उसने सबसे पहले पीड़ित का नाम पूछा और पीड़ित का नाम पूछने के बाद उसे कलमा पढ़ाने की मांग की। जब जो दोनों पीड़ित है वो कलमा नहीं पढ़ पाए, उसके बाद उसने लगातार चाकू से हमला कर दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया हमले में घायल दोनों सिक्योरिटी गार्ड से मिलने अस्पताल पहुंच गए। इस घटना के पीछे उन्होंने बड़ी साजिश की आशंका जताई और भरोसा दिया कि आरोपी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। हिंदुओं के ऊपर, हिंदू बहनों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, छोटी बच्चियों के ऊपर जो इस्लामिक जिहादी माफिया जो आक्रमण कर रहे हैं उनको बरोबर जवाब दिया जाएगा। अस्पताल के बाहर बीजेपी के लोग पहुंच गए। नारेबाजी हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि जुबैर ने एक रोज पहले सुबह करीब 4 बजे दोनों सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला किया था। घटना के करीब 1.5 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसे धर दबोचा था। उसे पूछताछ शुरू हो गई थी। पुलिस के अधिकारी उस घटना से जुड़ी एक एक जानकारी हासिल करने में जुट गए ताकि इसके पीछे की पूरी कहानी सामने आ सके, समझ में आ सके, सच सामने आ सके। पुलिस ने बताया उसकी जांच में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक आरोपी जुबैर मीरा रोड के नया नगर इलाके में रहता था। करीब 1.5 साल से वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में रह रहा था। वो भी अकेले रह रहा था। तुरंत पुलिस उसके फ्लैट पर पहुंची। एक एक चीज को खंगालने का काम शुरू किया गया। बाद में पुलिस ने उसके फ्लैट को सील कर दिया। समय न्यूज़ 8 इंडिया की टीम जुबैर के घर पे मौजूद है। अस्मिता रेसिडेंसी है इस सोसाइटी का नाम। 3rd फ्लोर 304 फ्लैट नंबर है और पिछले कुछ समय से जो जुबैर था वो इसी फ्लैट में रह रहा था। अब पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि फ्लैट की तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले। उन दस्तावेज में आतंकी संगठन आईएसआईएस, जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिखे हुए मिले। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं पूरे फ्लैट को यहाँ पर सील कर दिया गया है। इसी फ्लैट के अंदर से
एटीएस को और मीरा रोड पुलिस को जब उन्होंने इस फ्लैट में तलाशी ली थी तो कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं और इस दस्तावेज में कुछ बड़े संगठन के बारे में लिखा गया है। और लोन वुल्फ अटैक का जिक्र किया जा रहा है। लोन वुल्फ अटैक मतलब हमलावर अकेले ही पूरी साजिश रचता है। लोन वुल्फ अकेले उस साजिश को अंजाम देता है। किसी संगठन का वो सदस्य नहीं होता, लेकिन वो इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित होता है। पुलिस सूत्र कह रहे हैं जुबैर के घर से जो दस्तावेज मिले उनमें अकेले हमला कैसे किया जा सकता है वो सब भी लिखा हुआ मिला। ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसमें लोन वुल्फ अटैक यानी कि अकेले किस तरह से किसी के ऊपर अटैक कैसे किया जा सकता है उसकी पूरी की पूरी बातें उस दस्तावेज में लिखी हुई हैं। उम्र इसकी 31 साल बताई जा रही है। जुबैर अंसारी की काफी पढ़ा लिखा बताया जा रहा है। अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी की है यह बताया जा रहा है। उसके परिवार के लोग अमेरिका में रहते हैं, वो यहां फ्लैट में अकेले रहता था और उसकी पत्नी अफगानिस्तान की रहने वाली बताई जा रही है, लेकिन वो साथ में नहीं रहती। पुलिस सूत्रों का कहना है जुबैर आसपास के लोगों से बात बहुत कम करता था, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं था, अपनी दुनिया में खोए रहता था, चुप रहता था और इसी वजह से उसके बारे में पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था। जुबैर पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2019 में अमेरिका से हिंदुस्तान आया, यह पुलिस बता रही है, पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। पहले मुंबई के कुर्ला में रहा, कुछ समय बाद वो ठाणे के मीरा रोड के नया नगर इलाके में किराए के इस फ्लैट में शिफ्ट हो गया। वो इलाके के एक कोचिंग सेंटर में केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाने लग गया। बाद में उसने कोचिंग सेंटर में पढ़ाना छोड़ दिया था। सूत्र बता रहे हैं वो खाड़ी देशों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का फिर काम कर रहा था। 2001 से 2019 तक जुबैर अंसारी यूएस में था, वहां पर वो पढ़ाई कर रहा था, अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। 2019 के पास वो अमेरिका से यूएस से हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में वो उनसे कुछ दिन पहले कुर्ला में रहे। कुर्ला में रहने के बाद वो सीधे मीरा रोड आ गया रहने के लिए। तो जुबैर को उसके मकान मालिक ने फ्लैट खाली करने का नोटिस दिया था, यह भी पता चल रहा है। 5 मई तक उसे फ्लैट खाली करना था और पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि इससे वो तनाव में था। जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहता था वहां से 500 मीटर की दूरी पर एक दूसरी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। राजकुमार मिश्रा और सुब्रत सेन वहां सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं। रोजाना की तरह दोनों ड्यूटी पर थे। तो पुलिस सूत्र कह रहे हैं 27 अप्रैल को जुबैर रात करीब 3 बजे सुब्रत सेन के पास आया। उसने पहले मस्जिद के बारे में पूछा कि मस्जिद वहां पर कहां पर है और वहां तक कैसे जाना है। तो सुब्रतो ने उसे मस्जिद जाने का रास्ता बता दिया। इसके बाद वो वहां से चला गया था। थोड़ी देर बाद वो फिर आया और पुलिस सूत्र कह रहे हैं इस बार उसने सुब्रतो से पूछा कि तुम हिंदू हो। इतना कहने के साथ ही उसने उनका दाहिना हाथ पकड़ लिया और चाकू से वार करना शुरू कर दिया। सामने जो मेन डोर देख रहे हैं वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है। सिक्योरिटी गार्ड से सबसे पहले उसका नाम पूछता है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बैठा होता है उसका नाम था सुब्रतो सेन। वो यहाँ पर मौके पे आता है और मौके पे आने के बाद उसे बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो बोलते कि कलमा पढ़ाने की कोशिश की, कलमा पढ़ाने नहीं पढ़ पाया, तब उसके ऊपर स्टैबिंग किया। जान बचाने के लिए सुब्रतो सेन किसी तरह वहां से भाग निकले। भागते हुए वो अंदर सुपरवाइजर के कमरे में पहुंच गए। जुबैर भी वहां पहुंच गया। वहां पर सुपरवाइजर राजकुमार मिश्रा थे। जुबैर ने उनसे उनका नाम पूछा और यह आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि कलमा पढ़ने के लिए कहा कि जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए तो उसने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। घटना की जांच कर रही एटीएस की टीम को जुबैर अंसारी के फ्लैट से जिहाद से जुड़ी किताबें मिली हैं। ये सूत्र कह रहे हैं कि जुबैर जिहाद की राह पर था। जुबैर की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। जुबैर का क्या कहना है इस पर वो नहीं पता चला है। ये सब सूत्रों बता रहे हैं कि वो पूरी तरह कट्टरपंथी बन चुका था। यहां तक कि उसने अपने घर के लिए कुछ कायदे कानून तय कर रखे थे। लिखकर अपने फ्लैट के दरवाजे पर लगा रखा था कि अगर किसी को फ्लैट के अंदर आना है तो उसे उर्दू बोलनी होगी, उर्दू में दुआ सलाम करना होगा। इस तरीके की हैंड रिटन स्टिकर्स जो लगाए गए हैं, अपने खुद का नियम उसने बना रखा था कि ये चीज़ फॉलो करोगे तभी आप घर के अंदर एंटर कर पाओगे और घर की अगर ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर बयान दिया। उनके मुताबिक आरोपी जुबैर जिहाद के नाम पर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाना चाहता था। इसी वजह से उसने नाम पूछकर दोनों सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। जो व्यक्ती आहे आरोपी आहे हा तयार झालेला दिसतोय।
त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे अशा पद्धतीच्या विचाराने पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे। तो ठाणे पुलिस ने जांच शुरू की। एटीएस और एनआईए ने भी मामले की पड़ताल शुरू की। जांच एजेंसियां एक एक चीज को खंगालने में जुट गई। एटीएस के सूत्र बता रहे हैं जुबैर अंसारी को विदेश से मोटी रकम भेजी गई थी, ऐसा पता चल रहा है। हालांकि इसका पता नहीं चल सका कि कहां से पैसा आया, किस चीज के लिए पैसा भेजा गया, यह भी सूत्र बता रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक महिला से बदसलूकी के आरोप में प्रिंसिपल के खिलाफ SC/ST की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। उस प्रिंसिपल पर आरोप लगा था उन्होंने एक छात्रा की मां का अपमान किया, जाति सूचक शब्द कहे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस छात्रा की मां ने स्कूल से कॉपियां नहीं खरीदी थी, बाजार से कॉपियां खरीद ली थी। जबकि प्रिंसिपल ने कुछ और ही कहानी सुनाई। प्रिंसिपल ने बताया कि नीलम वर्मा नाम की वो महिला उन पर फीस कम करने का दबाव बता रही थी और उन्होंने आरोप लगाया कि नीलम ने कई टीचरों के साथ बदसलूकी की थी, घंटों तक हंगामा किया। इसके बाद जब प्रिंसिपल को गुस्सा आया तो उनका वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद नीलम वर्मा ने उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया। से बड़ी थी इसलिए मैं चुप रही। जब मैंने अपनी वीडियो देखी तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैं कैसे बाहर निकलती सबके सामने, बस इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया। अब ये मामला बढ़ गया क्योंकि बीजेपी के छात्र संगठन ABVP ने इसे लेकर प्रदर्शन किया। ABVP से जुड़े कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर हंगामा कर दिया, प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी कर दी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। बताइए किससे कहाँ माफी मांगनी है। मैं मांगूंगी। आप जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स से आप माफी मांगिए। प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने कॉपियां खरीदने के आरोपों पर भी सफाई दी। आरोप यह था कि स्कूल से ही कॉपियां खरीदनी है, नहीं खरीदी इसलिए यह सब हुआ। उन्होंने नीलम वर्मा के सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी भी बच्चों पर स्कूल से ही कॉपियां खरीदने का दबाव नहीं बनाया। अगर स्कूल के मोनोग्राम की नाम लिखी कोई किताब मिल जाए, मैं नाक रगड़ूंगी आप लोगों के पहले। ये कुछ नहीं है, ये झूठ है। खुद बोल रही वीडियो में कि मैंने किताबें बाहर से ली। प्रिंसिपल पर आरोप लगे थे कि उन्होंने नीलम वर्मा के साथ बदसलूकी की थी, सबके सामने उनको बेइज्जत किया था, आपत्तिजनक शब्द कहे थे। तो मामले ने तूल पकड़ा तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए थे। साथ ही जांच पूरी होने तक प्रिंसिपल के स्कूल जाने पर भी फिर रोक लगा दी गई ताकि जांच निष्पक्ष हो, किसी तरह का दबाव न हो। इधर दिल्ली हाईकोर्ट की जज से विवाद के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंच गए। जस्टिस स्वर्ण कांता के साथ चल रहे विवाद के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे। उन्होंने एक रोज पहले ही जस्टिस स्वर्ण कांता को चिट्ठी लिखकर बताया था कि वो उनकी कोर्ट में न तो खुद पहुंचेंगे न ही अपने किसी वकील को भेजेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि सत्य के रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने राष्ट्रपिता का आशीर्वाद लिया। अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने भी शराब घोटाला मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता की कोर्ट में पेश न होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता को एक चिट्ठी लिखी कि उनकी तरफ से मामले में कोई वकील पेश नहीं होगा। मनीष सिसोदिया के मुताबिक उन्हें जज से न्याय की उम्मीद नहीं है। पश्चिम बंगाल के हाली शहर में टीएमसी के एक नेता पर फायरिंग हो गई। वो सड़क के किनारे खड़े थे, तभी बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। उधर उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले पुलिस अफसर अजय पाल शर्मा के बंगाल में एक्शन को लेकर सियासी हंगामा मच गया। अजय पाल शर्मा एक रोज पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के मकान पर छापेमारी करने पहुंचे थे। इस कार्रवाई पर भड़के टीएमसी उम्मीदवार ने उन्हें चेतावनी दे दी, चुनाव आयोग के नियमों की याद दिला दी, पुलिस पर्यवेक्षक की सीमाओं की याद दिला दी। उन्हें लेकर बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए। दो टूक कह दिया कि वो इस तरह की कार्रवाई से नहीं डरने वाले। जहांगीर खान दक्षिण 24 परगना की फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उस इलाके के कुछ लोगों ने उन पर बड़ा आरोप लगा दिया था कि उन्होंने वोट देने के लिए उन्हें धमकाया और डराने की कोशिश की।
इस शिकायत के बाद आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा खुद फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, मामले की जांच की थी। अजय पाल शर्मा को विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया है। उन्होंने जहांगीर खान के मकान पर जाकर सख्त चेतावनी दी थी कि अगर वोटरों को डराने की शिकायत दोबारा मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान के बाद टीएमसी उम्मीदवार ने उन्हें जवाब दिया। শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব, তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে। बाद में जब अजय पाल शर्मा उसी इलाके में पेट्रोलिंग करने पहुंचे तो वहां टीएमसी के कई कार्यकर्ता उनके विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। जहांगीर खान के घर पर हुई छापेमारी से गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले के सामने प्रदर्शन किया। काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों के सामने आकर भी वो खड़े हो गए। ये देखकर वहां मौजूद सुरक्षा बल के जवान तुरंत हरकत में आए। उन्होंने सामने खड़ी भीड़ को हटाया, गाड़ियों के जाने के लिए रास्ता बनाया, तब जाकर उनका काफिला वहां से निकल पाया। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने आरोप लगाया कि अजय पाल शर्मा चुनाव में बीजेपी की मदद कर रहे हैं, टीएमसी के नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अजय पाल शर्मा की तैनाती दक्षिण 24 परगना में की गई है। यह टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के दबदबे वाला इलाका माना जाता है। उसी इलाके की फाल्टा विधानसभा सीट से पार्टी ने जहांगीर खान को उतारा है। उन्हें अभिषेक बनर्जी का भी करीबी माना जाता है। हालांकि टीएमसी के इस विरोध प्रदर्शन के बावजूद पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा ने पेट्रोलिंग अपनी जारी रखी। वो फाल्टा समेत दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में गए। चुनाव की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी हैं अजय पाल शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी को यहाँ पर मुकम्मल कर रहे हैं। एक रोज पहले ये बवाल शुरू हुआ। वोटरों को धमकाने की शिकायत मिली। उसके बाद एक रोज पहले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के मकान पहुंचे। तब वो अपने घर पर नहीं थे, परिवार के दूसरे सदस्य वहां मौजूद थे। उनके सामने ही अजय पाल ने सख्ती दिखाई और चेतावनी भरे अंदाज में बोला कि चुनाव में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, धमकी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इसी बयान के बाद टीएमसी ने आरोप लगाया था कि अजय पाल शर्मा की तैनाती राजनीतिक मकसद से की गई है। उसने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। पूछा कि दक्षिण 24 परगना में उत्तर प्रदेश के ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले अधिकारी की तैनाती के पीछे मंशा क्या थी। टीएमसी के मुताबिक उसके कार्यकर्ताओं में डर पैदा करने के लिए ही उन्हें बंगाल भेजा गया। इधर ओडिशा के केंदुझर जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। वहां एक मृत महिला के खाते से पैसे निकलवाने के लिए उनका भाई अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। शव का कंकाल बन चुका था, वो कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। आदिवासी समुदाय की महिला थी। 2 महीने पहले उनकी मौत हो गई थी। उनके शव को दफन कर दिया गया था आदिवासी रीति रिवाज के मुताबिक। महिला के पति और उनके बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी। वो अपने भाई के साथ रहती थी। उनके भाई का नाम जीतू मुंडा बताया गया। बहन की मौत के बाद जीतू मुंडा उनके बैंक अकाउंट से करीब 20,000 रुपए, 20,000 से कुछ कम रुपए निकलवाना चाहते थे। वो बैंक पहुंचे, बैंक के कर्मचारियों ने मना कर दिया कि जिसका अकाउंट है वही पैसे निकलवा सकता है। तो जीतू मुंडा ने बताया कि उनकी बहन की तो मौत हो चुकी है। तो बैंक के कर्मचारियों ने उनसे डेथ सर्टिफिकेट मांग लिया, मृत्यु प्रमाण पत्र मांग लिया। अब जीतू मुंडा के पास वो था नहीं। बैंक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। वो लौट गए। कुछ देर बाद वो एक बोरे में कंकाल भरकर दोबारा बैंक पहुंच गए। जीतू मुंडा ने बताया कि वो कंकाल उनकी उसी बहन का है जिसकी मौत 2 महीने पहले हुई थी, जिसके बैंक अकाउंट से वो पैसे निकलवाना चाहते हैं। वो कब्र को खोदकर कंकाल बाहर निकाल लाए। बोरे में भरा, पैरों की हड्डियां बाहर लटक रही थी। घटना को देखकर आसपास के लोग दंग रह गए और
करीब 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, कंकाल को पैदल उठाकर लाने के बाद जीतू मुंडा नाम के वो व्यक्ति बैंक पहुंचे और अपनी बहन के कंकाल को बैंक की चौखट पर रख दिया। मांग की कि उनकी बहन के खाते में जो 19,300 रुपए हैं वो उन्हें दे दिए जाएं, क्योंकि उनकी बहन का ना तो कोई वारिस जिंदा है, ना ही कोई दूसरा रिश्तेदार है। बैंक के बाहर कंकाल रख दिया तो वहां भीड़ लगनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। बैंक के कर्मचारियों ने फौरन जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने मामले को शांत कराने की कोशिश की। काफी देर तक उन्होंने जीतू मुंडा को समझाया बुझाया, तब जाकर वो कंकाल हटाने के लिए तैयार हुए। पुलिस ने बताया कि जीतू मुंडा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें बैंक के नियमों की भी जानकारी नहीं थी। इसीलिए जब बैंक के कर्मचारियों ने उन्हें खाता धारक को लाने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी मर चुकी बहन की कब्र खोद दी और शव को लेकर बैंक पहुंच गए। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने शव को दफन करवा दिया और जीतू मुंडा को मदद का भरोसा दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि जो ओडिशा में यह हुआ है, उसके बाद भी अगर अधिकारी आराम से अपना काम कर पा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं बचा है। एक आदिवासी व्यक्ति अपनी बहन का कंकाल कब्र से 2 महीने बाद निकाल कर आ गया क्योंकि बैंक वाले उसको उसकी बहन के अकाउंट से पैसे नहीं दे रहे थे। अधिकारी तो ये कह देंगे कि नियम है तो नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। वो तो कहेंगे ही कि कैसे दे दें किसी को भी किसी बैंक अकाउंट का पैसा। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट तो चाहिए, कोई कागज तो चाहिए जो बताए कि जो पैसे लेने आया है वो पैसे का हकदार है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने देश की, अपने समाज की हकीकत तो देखो। नियम पब्लिक के हिसाब से होने चाहिए या नियमों के हिसाब से पब्लिक होनी चाहिए। वो महिला बैंक में अपने पैसे रख रही थी, बैंक में बता रहे हैं उसके परिवार में बाकी सबकी मौत हो चुकी थी, तो वो अपने भाई के साथ रह रही थी। आदिवासी समाज है, कोई उनको बताएगा ना कि अपने अकाउंट में कोई नॉमिनी का नाम डाल दो, लिख दो कुछ कि आपको कुछ हो जाए तो पैसा उसको मिल जाए। उनको क्या पता ये सब करना होता है। और जब कुछ हो गया तो भाई भी बता रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है। उनको बोला डेथ सर्टिफिकेट ले आओ, उनके पास वो भी नहीं। जब हमने गरीब से गरीब और हर आखिरी व्यक्ति को बैंकों में पैसा रखने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है, तो ये सब भी तो देखना होगा। बैंक में पैसा रखो, साहूकारों के चंगुल में ना पड़ो, ये सब बता तो दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके साथ क्या क्या करना होता है। और दूर दराज के इलाकों की क्या बात करें, जब बैंक वाले अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के ही अपने पैसे अपने अकाउंट से निकालने के लिए दौड़ाते रहते हैं, तो फिर ऐसे इलाकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अधिकारियों को क्या फर्क पड़ रहा है कि पब्लिक अपने ही पैसे के लिए मारी मारी फिरती रहे, उनकी बला से। और वैसे हर तीसरे दिन बोल देंगे आपका केवाईसी पूरा नहीं है, ये कार्ड लाओ, वो कार्ड लाओ, आधार नंबर लाओ, इसको लिंक करवाओ, ये करो, वो करो। और जब जरूरत पड़े तो किसी को अपनी बहन का शव उठाकर लाना पड़ रहा है। शर्म नहीं आ रही हमें? नाम दे रखा है केवाईसी, उसका मतलब होता है केवाईसी, नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानो। आप जानो, अपने ग्राहक की पूरी जानकारी आप रखो, आप जानो ना। नो योर कस्टमर, आपको करना है केवाईसी, आपको करना है नो योर कस्टमर। जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए ना, अगर नाम केवाईसी रखा है। गिव योर बैंक योर इंफॉर्मेशन नहीं नाम है। बैंक को अपनी जानकारी दीजिए, ये नहीं कह रहा केवाईसी, वो बैंक को करना है। लेकिन परेशान होती है पब्लिक। और आदिवासी समुदाय के गरीब लोग ज्यादा पढ़े हुए भी नहीं, ये सब नहीं जानते, तो क्या ये उनका पैसा गया? उनकी गलती है। कह दिया जाओ डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ, नहीं तो अपना पैसा छोड़ दें। वो 19,300 रुपए छोड़ दें, बहन भी गई और पैसा भी गया। डेथ सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? सरकारी विभागों में जाकर निकाले ना अधिकारी लोग, तो पता चले। गिद्धों की तरह वहां भी इनके ही भाई लोग बैठे हैं। सोच रहे हैं एक भाई अपनी बहन का 2 महीने पुराना शव, भाई अपनी बहन का 2 महीने पुराना शव कब्र से निकालकर बैंक ले आया। सोच रहे हैं आप कि लो देख लो मेरी बहन नहीं रही, इसके अकाउंट का पैसा निकालो। तो अब अधिकारी लोग कह रहे हैं कि कुछ करेंगे। जब इतना सब हो गया तो कह रहे हैं करेंगे। दाह संस्कार हो गया होता तो, कंकाल को उठाकर लाने का वीडियो नहीं होता तो, प्रदर्शन नहीं हुआ होता तो, लोग नहीं जमा होते तो गए थे उसके 19,300 रुपए, उसके अपने पैसे थे।
किसी प्राइवेट साहूकार ने नहीं डकार लिए थे, बैंक में थे। क्या फायदा इतनी जीडीपी और उतनी जीडीपी का, अगर व्यक्ति को अपने पैसे लेने के लिए अपनी बहन के कंकाल को इस धूप में उठाकर बैंक लाना पड़ जाए। हम सब का कंकाल है वो, हम सब का कंकाल पड़ा है इन अधिकारियों के सामने जिनको कागज चाहिए होते हैं हर बार। पड़ा है कंकाल, ले लो जानकारी, कर लो अपना केवाईसी, नो योर कस्टमर। 100 बात की एक बात। उधर गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी ने नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायतों में जोरदार जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। हालांकि भुज और अहमदाबाद की कुछ सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहली बार जीत दर्ज की। बीजेपी ने सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद समेत राज्य के सभी 15 नगर निगम अपने नाम कर लिए। सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वो गंगटोक में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फुटबॉल खेलने की तस्वीरें भी शेयर की और लिखा कि इन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर वो ऊर्जा से भर गए। इधर दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, पोस्टर लहराए। इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी में चल रहे आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान ही हंगामा हुआ। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर वहां युवा कुंभ नाम से एक कार्यक्रम रखा गया। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चल रहा था, तो बड़ी संख्या में छात्र वहां पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक वो छात्र ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े थे, यानी लेफ्ट के छात्र संगठन से जुड़े थे। छात्रों ने ऑडिटोरियम के बाहर खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। उनके हाथों में बड़े बड़े पोस्टर थे। उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम का जमकर विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान लेफ्ट के छात्र संगठन के इन छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्र ऑडिटोरियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम को बंद करवाना चाहते थे। ऑडिटोरियम के बाहर तैनात पुलिस और सुरक्षा बल ने उन्हें रोक दिया। इसकी वजह से वहां धक्का मुक्की, पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत हो गई। कार्यक्रम के विरोध में इन छात्रों ने पूरी यूनिवर्सिटी में घूम घूम कर प्रदर्शन किया, जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। उन छात्रों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र संगठन के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं देता, लेकिन आरएसएस के कार्यक्रम को तुरंत अनुमति दे दी। उन्होंने आरोप लगाया इस कार्यक्रम के जरिए आरएसएस अपनी विचारधारा फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन लेफ्ट विचारधारा का छात्र संगठन है। उसने साफ कर दिया, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो या देश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आरएसएस के लिए वहां कोई जगह नहीं। आरएसएस के कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं है, आरएसएस की विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। ये इस संगठन का कहना था, इस संगठन के छात्रों का कहना था। उन्होंने कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो आरएसएस का कार्यक्रम जामिया में नहीं होने देंगे, जिसे देखते हुए यूनिवर्सिटी के बाहर, यूनिवर्सिटी के अंदर सब जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ। जब तक आरएसएस का कार्यक्रम चला, तब तक छात्र संगठन का प्रदर्शन चलता रहा। उधर यूपी के गाजीपुर में जान गंवाने वाली विश्वकर्मा समुदाय की लड़की के परिवार वालों से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के गाजीपुर में जान गंवाने वाली विश्वकर्मा समुदाय की लड़की के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। कुछ दिन पहले एक नदी किनारे उस लड़की का शव मिला था। उसके परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। उन्होंने बिल को जल्द लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए सर्वसम्मत संकल्प व्यक्त करने का प्रस्ताव रखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकने के लिए तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई गई, झूठी दलीलें दी गई जो तथ्यों से परे थी। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज नगर परिषद में घुसकर बदमाशों ने कार्यपालक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। नगर परिषद के सभापति गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। घटना के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। इधर नासिक पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली कि टीसीएस धर्मांतरण केस की आरोपी निदा खान ने एक पीड़ित का नाम बदल दिया था। पुलिस के सूत्र कह रहे हैं
उसने एक पीड़ित का नाम हानिया रख दिया था। तो सूत्र ये कह रहे हैं कि निदा खान पीड़ित लड़की को मलेशिया भेजने की तैयारी कर रही थी ताकि वो वहां जाकर इमरान नाम के एक व्यक्ति के लिए काम कर सके। उसके सारे दस्तावेज भी छीन लिए थे, उसके दस्तावेज बदलना चाहती थी, हानिया नाम से नए दस्तावेज बनवाना चाहती थी और पीड़ित लड़की को जल्द से जल्द मलेशिया भेजना चाहती थी। हालांकि निदा खान का इस पर क्या कहना है वो नहीं पता चल रहा है। ये पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि निदा ने पीड़ित को अपने जाल में फंसाने के लिए कई हथकंडे अपनाए, उसे बुर्का दिया, कट्टरपंथ से जुड़ी किताबें दी ताकि उसका ब्रेन वॉश किया जा सके, उस पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि पुलिस ने वो बुर्का और किताबें जब्त कर लेने का दावा किया और निदा ने पीड़ित के फोन में कुछ ऐसे ऐप इंस्टॉल कर दिए थे जो धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते थे, ये भी पुलिस के सूत्र कह रहे हैं। वो पीड़ित लड़की को लगातार यूट्यूब के ऐसे लिंक भेजती रहती थी जो इस्लाम धर्म के बारे में बताते। ये सारी पुलिस के सूत्रों की बताई हुई कहानी है कि निदा ने उसे मलेशिया में नौकरी दिलाने का झांसा भी दिया था। निदा का इस पर क्या कहना है ये पता नहीं चल रहा है। निदा ने दबाव बनाया कि वो मलेशिया जाने से पहले अपना नाम बदल ले, ये कहा जा रहा है, पहचान बदल ले। और जानकारी के मुताबिक नौकरी के बहाने ही निदा ने पीड़ित लड़की से उसके सारे दस्तावेज भी छीन लिए थे। उधर महाराष्ट्र में अमरावती के बाद कोल्हापुर में भी एक व्यक्ति को कुछ लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम शाहिद सनदी बताया गया। पुलिस के मुताबिक उस पर 15 से ज्यादा लड़कियों के शोषण का आरोप है, उनके अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है, उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप है। उन 15 लड़कियों में एक ने हिम्मत दिखाते हुए थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसी तरह की घटना कुछ रोज पहले अमरावती में भी हुई थी। वहां पुलिस ने अयान अहमद तनवीर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। उस पर कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का आरोप था, उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप था। इसी तरह के मामले में कोल्हापुर में भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। पुलिस कह रही है कि शाहिद सनदी नाम का आरोपी यह काम कर रहा था। उसके एक करीबी दोस्त के जरिए इस बात का पता चला। उसके दोस्त ने ही पुलिस को उसके बारे में पूरी जानकारी दी और उसकी पोल खोल दी। बाद में एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शाहिद सनदी को गिरफ्तार कर दिया और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पिछले कुछ समय से 15 से ज्यादा लड़कियों से दोस्ती की थी, उनका भरोसा जीता। इसके बाद उसने उनका शोषण किया और वीडियो बनाया और वीडियो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया। कोई विरोध करता था तो वीडियो को वायरल कर देने की धमकी देता था। इस डर से काफी समय तक किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लड़कियां चुप रहीं। लेकिन एक लड़की ने किसी तरह थाने पहुंचकर शिकायत की, शाहिद सनदी पर गंभीर आरोप लगा दिए, शोषण का आरोप लगाया, ब्लैकमेल का आरोप लगाया, धमकाने का आरोप लगाया और आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने शाहिद सनदी को अरेस्ट कर उससे पूछताछ शुरू कर दी। इधर इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग की अदालत से जमानत मिल गई। सोनम राजा रघुवंशी की पत्नी है। पिछले साल मई में दोनों की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद दोनों शिलांग हनीमून मनाने गए थे। वहां दोनों लापता हो गए थे। 2 जून को पिछले साल राजा रघुवंशी का शव मिला था, आपको याद होगा, खबर सब जगह चर्चा में रही थी। 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को पुलिस ने पकड़ लिया था। शिलांग पुलिस ने दावा किया था कि सोनम राज कुशवाहा नाम के युवक से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। उसकी शादी राजा रघुवंशी से हो गई थी और आरोप यह लगा था कि इसी वजह से सोनम ने राज कुशवाहा के कुछ दोस्तों से पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। और शिलांग पुलिस ने सोनम समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। 3 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब सोनम को भी शिलांग की कोर्ट से जमानत मिल गई। सोनम को जमानत मिलने की खबर से राजा रघुवंशी के परिवार को धक्का लगा। उनकी मां ने कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट से उन्हें न्याय की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मेरे को यही उम्मीद थी कि मेरे को आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, मगर मेरे को न्याय नहीं मिला। क्योंकि मैंने अभी तक सुना था कि कानून अंधा होता है, मगर हकीकत में आज देखने को मिल गया कि कानून अंधा होता है गया। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने भी कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने सोनम को कोर्ट से जमानत मिलने की वजह भी बताई। उनके मुताबिक शिलांग पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से जब सोनम को गिरफ्तार किया था, उस वक्त उसे गिरफ्तार करने की वजह नहीं बताई थी। उनका कहना है सोनम के वकील ने इसी पॉइंट को आधार बनाकर उसे कोर्ट से जमानत दिलवा दी। सोनम के वकील ने खाली इतनी छोटी सी बात पे सोनम की जमानत निकाल के लिया है। किस बात पर? सोनम को जिस टाइम पे गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था, उस टाइम पे तो सोनम को बताया नहीं गया था उसके अंदर तो वो गिरफ्तार क्यों किया गया है, इस आधार पर सोनम के वकील ने कुछ वक्त लाया।
तो राजा रघुवंशी के परिवार ने शिलांग पुलिस और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया कि इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगे ताकि सोनम की जमानत को रद्द करवाया जा सके। उधर गुजरात के सूरत में 5 आरोपी बंदूक की नोक पर बैंक से 50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सूरत के वराछा इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में यह घटना हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर बैंक के कर्मचारियों को डराया, बैंक में मौजूद लोगों को डराया, लोगों को बंधक बनाया, फिर कैशियर के पास रखे रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके की फिर घेरेबंदी कर दी, आरोपियों की तलाश में जुट गई। लूट की घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में आरोपियों का चेहरा साफ नजर आया, कोई मास्क नहीं था, कोई नकाब नहीं था। सभी आरोपी पिस्तौल लहराते हुए बैंक में दाखिल हुए, पिस्तौल दिखाकर बैंक के कर्मचारियों को डराया, बैंक में मौजूद दूसरे लोगों को डराया। एक व्यक्ति से उनकी हाथापाई भी हुई, लेकिन उनके हाथों में पिस्तौल देखकर वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। बैंक में दहशत का माहौल बन गया, सभी कर्मचारी सहम गए। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी बैंक में पहुंचे। आरोपियों ने हथियार दिखाकर उन्हें भी डराया, बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया, बैंक में मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया। फिर वो कैशियर के काउंटर के पास पहुंच गए और वहां रखे 50 लाख रुपयों को एक बैग में भरा और मोटरसाइकिल से फरार हो गए। लूट की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई, सीसीटीवी कैमरों के वीडियो की जांच शुरू कर दी गई। कैशियर के टेबल से 50 लाख जैसा अमाउंट लूटा गया है। एग्जैक्ट अमाउंट अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। टोटल जो आरोपी थे इसमें 5 आरोपी अभी दिख रहे हैं, और भी आरोपी होने की संभावना है, तो हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और सीसीटीवी की फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 7 टीमें लगा दी गई और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया गया। इधर वाराणसी में महिला सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आपस में चर्चा करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिला सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करते नजर आए। दोनों नेताओं के बीच नारी शक्ति वंदन सम्मेलन और यूपी की विकास परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 6 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया। 60 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उधर पंजाब के पटियाला में रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका हो गया। शंभू राजपुरा रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। पुलिस ने उसके नजदीक ही एक व्यक्ति का शव बरामद किया और आशंका जताई कि उसी ने ट्रैक पर बम लगाया होगा और लगाते वक्त वो धमाके का शिकार हो गया। जांच करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि वो सभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे। पुलिस आरोप लगा रही है। पुलिस का आरोप है कुछ खालिस्तानी आतंकी संगठनों के वो संपर्क में थे। मकसद पंजाब में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना था, शांति भंग करना था, डर का माहौल बनाना था। इस बीच KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम के खालिस्तानी आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया के जरिए इस धमाके की जिम्मेदारी भी ले ली और इसके बाद पुलिस कई एंगल से इसकी जांच में जुट गई। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। जिस रेलवे ट्रैक पर घटना हुई उस ट्रैक पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती। धमाके के कारण ट्रैक को नुकसान पहुंचा, लेकिन जब जांच टीम वहां पहुंची तो उसके नजदीक ही एक शव मिला। पुलिस ने उस शव की पहचान तरन तारण के रहने वाले एक व्यक्ति की रूप में की। बम धमाके में उसके परखचे उड़ गए। पुलिस के मुताबिक रेल पटरी को उड़ाने की बड़ी साजिश थी, लेकिन साजिश नाकाम हो गई। थोड़ी देर में रेलवे पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए, जिला प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंच गए। रेलवे पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा कर दिया। सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट और एक खतरनाक जो भी है, जिसका भी है प्लान, इंटेंशन बहुत ही खतरनाक है। तो इस चीज को हम बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। जिला पुलिस ने भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो सभी ISI से जुड़े हुए हैं, उसके इशारे पर काम कर रहे थे। कुछ खालिस्तानी आतंकी संगठनों पर भी शक जताया पुलिस ने। उसके मुताबिक उनकी योजना पंजाब में दहशत फैलाने की थी, रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाकर आम जनजीवन को प्रभावित करने की थी। बाद में खालिस्तानी आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। केंद्र सरकार ने 2023 में ही इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था।
खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े जसविंदर मुल्तानी ने भी धमाके की जिम्मेदारी ली। वो यूरोप के देश जर्मनी में रहता। एनआईए कई साल से उसकी तलाश में। इधर बिहार के कटिहार में बीमार होने का सबूत देने के लिए एक महिला अपने हाथ में सलाइन लगाए हुए ही आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंच गई। वहां सेविका के पद पर वो काम करती हैं। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, बीमार हो गई थी, छुट्टी पर चली गई थी। लेकिन इस बीच बाल विकास परियोजना अधिकारी निरीक्षण के लिए उस आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंच गई और महिला का आरोप है कि अधिकारी ने उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया, उनके बीमार होने की बात नहीं मानी, सबूत मांगा। परेशान होकर महिला बीमारी की हालत में आंगनबाड़ी केंद्र पहुंच गई। महिला का कहना है कि उन्होंने सबूत मांगा तो मैं ये ले आई। उन्हें देखकर अधिकारी हैरान रह गए। महिला के हाथ में सलाइन लगी हुई थी, धीरे धीरे चलती दिखी। साथ चल रहे एक व्यक्ति सलाइन की बोतल पकड़े हुए दिखाई दिए। महिला अधिकारी के सामने वो भावुक हो गई, उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। सेविका कैसे बीमार है और ये कैसे बुला रही है ड्यूटी पे? आपको मोबाइल किस लिए दिए? आप बोले किस लिए दिए कि जाइए बस फोटो खींच के लाइए? बोले ना, पहले तो आप वैसे ही बोले, फिर बाद में बोले कि नहीं उसको ये कीजिए, मतलब अजीब हाल है आपका। वहां वो महिला सेविका के पद पर काम करती हैं। महिला के आरोपों को अधिकारी ने सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारी ने कहा उन्होंने सेविका को आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं बुलाया था, वहां काम करने वाले लोगों से सेविका की फोटो खींचकर लाने को कहा था। लेकिन वो महिला खुद सलाइन लगी हुई हालत में आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंच गई, यह अधिकारी का कहना था। कटिहार के जिलाधिकारी तक मामला पहुंच गया। हमने डीपीओ आईसीडीएस को बोला है कि दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए और खुद स्वयं से जांच करके और एक विस्तृत प्रतिवेदन दे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। डीपीओ आईसीडीएस में जांच करके प्रतिवेदन देंगे। प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद जैसा आवश्यक होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो दोनों की बात सुनकर जिलाधिकारी ने फिर इस तरह मामले की जांच करने की बात कही। उधर आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अजय पाल शर्मा को बंगाल चुनावों में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। टीएमसी ने उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और आरोप लगाया था कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वोटरों को डरा धमका रहे हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ में जनगणना का काम कर रहे एक शिक्षक की मौत से सनसनी मच गई। लोगों ने आशंका जताई कि गर्मी में हीट स्ट्रोक की वजह से शिक्षक की मौत हुई। उनके परिवार वालों के मुताबिक काम करने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। इधर अखिलेश यादव बीजेपी की विधायक अनुपमा जायसवाल को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए। बीजेपी के विधायक को देखने अस्पताल पहुंच गए क्योंकि वो पुतला फूंकने के दौरान झुलस गई थी। वो अखिलेश यादव का ही पुतला फूंक रही थी। अनुपमा जायसवाल यूपी के बहराइच जिले की सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 3 रोज पहले वो अपने समर्थकों के साथ विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी महिला आरक्षण के मुद्दे पर। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पुतले जलाए जा रहे थे, लेकिन पुतला फूंकने के दौरान ही अनुपमा जायसवाल आग की चपेट में आ गई थीं। लपटें उनके चेहरे और बालों तक पहुंच गई थी। ये बहराइच के डीएम तिराहे पर हुआ। वहां विधायक अनुपमा जायसवाल की अगुवाई में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, तो वहां पर ये अनुपमा जायसवाल के अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा था। विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला गया था। मार्च हो रहा था, कुछ दूर तक मार्च चला। प्रदर्शनकारी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला जलाने के लिए इकट्ठा हुए। अनुपमा जायसवाल भी वहां मौजूद थी। जैसे ही पुतले में आग लगाई गई, आग भड़क गई और अनुपमा जायसवाल उसकी जद में आ गई थी। बीजेपी विधायक को फौरन अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अखिलेश यादव फिर वहां पहुंच गए। उनका ही वो पुतला जला रही थी, वो उनसे मिलने पहुंच गए। उन्होंने अनुपमा जायसवाल का हाल जाना और फिर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें पोस्ट की। उन तस्वीरों के साथ अखिलेश यादव ने लिखा
कि राजनीति अपनी जगह है और मानवीय संबंधों का महत्व अपनी जगह। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उस वक्त बवाल मच गया जब कुछ लोगों ने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। एक शादी समारोह में किसी बात पर कहासुनी हो गई, बात मारपीट तक पहुंच गई। एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं था शायद। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को घेर लिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। कुछ लोग एक पुलिसकर्मी की वर्दी खींचते नजर आए, लात घूंसे बरसाते दिखे। बीच बचाव करने आए पुलिस वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनके साथ भी धक्का मुक्की की, थप्पड़ मारे, गिरेबान पकड़ लिया। मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं आई, महिलाओं ने भी पुलिस के साथ मारपीट कर दी। कुछ लोग पुलिस को मारते हुए दिखे जबकि बाकी लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तो पुलिस के मुताबिक इसके बाद आसपास के कई थानों की पुलिस वहां बुलाई गई, मामला शांत करवाया गया, पुलिस वालों को लोगों के चंगुल से छुड़वाया गया। पूरी घटना एक शादी समारोह के दौरान हुई। पुलिस ने बताया जब शादी खत्म हो गई, बग्गी वाले ने अपने पैसे मांगे, बग्गी का किराया मांगा। अब आरोप यह लगा कि पैसे मांगने पर दूल्हा दुल्हन पक्ष ने बग्गी वाले की पिटाई कर दी। इसके बाद उस बग्गी वाले ने पुलिस को फोन कर वहां बुला लिया, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उन लोगों ने पुलिस की बात सुनने के बजाय उसे ही पीटना शुरू कर दिया। बारात में मौजूद कुछ लोग पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने लगते हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस संबंध में संज्ञान में लेते हुए उचित सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसके बाद किसी तरह मामला शांत करवाया गया। पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इधर हरियाणा के भिवानी में एक चलती बस में आग लग गई। हरियाणा के भिवानी में एक चलती बस में आग लगने से 2 लोगों की जान चली गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भिवानी के मिलकपुर इलाके से गुजरने के दौरान अचानक बस का टायर फटा और टायर फटने के बाद बस में आग भड़क गई। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक सब्जी मंडी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की घटना सेक्टर 76 में हुई। आग की लपटें करीब 3 फल सब्जी की दुकानों तक पहुंच गई और जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने का काम किया। उधर गुजरात के भरूच में एक फैक्ट्री में लगी आग में जान गंवाने वाले मजदूर के परिजन की एक विधायक ने पिटाई कर दी। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा भरूच के झगड़िया इलाके में मौजूद उस केमिकल फैक्ट्री में पहुंचे। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवारों के लोग भी पहुंचे। कुछ दिन पहले उस फैक्ट्री में आग लग गई थी। बड़ी संख्या में मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। 2 मजदूरों की आग में झुलसने से जान चली गई थी। 10 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो हादसे के बाद मृतक मजदूरों और घायलों के परिवार वालों ने मुआवजे की मांग शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा का कहना है उन परिवारों के लोगों ने उनसे संपर्क किया, मदद मांगी, जिसके बाद वो उस फैक्ट्री में पहुंचे थे। लेकिन उनमें मारे गए एक मजदूर के परिवार के सदस्य रोशन वसावा से उनकी बहस शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने फिर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। उनके थप्पड़ मारते ही रोशन वसावा ने भी विधायक को थप्पड़ जड़ दिया। चीखने चिल्लाने लगे, हंगामा करने लगे। वहां सुरक्षा में तैनात एक गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया और झड़प रोकने की कोशिश की। कुछ और लोगों ने भी दखल दिया। एक पुलिसकर्मी ने उन्हें वहां से दूर हटाया। 2 महिलाओं ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने विधायक के ऊपर जोर से एक डंडा फेंक दिया। रोशन वसावा ने आम आदमी पार्टी विधायक पर गंभीर आरोप लगाया कि विधायक फैक्ट्री में पहुंचकर लोगों को भड़का रहे थे। वो फैक्ट्री से पैसों की वसूली करना चाह रहे थे। એમ કંપનીનો મને એકદમ પોઝિટિવ રિપ્લાય છે, એટલા માટે મારે આ વિડીયો બનાવવો પડ્યું છું. કંઈ બી કંઈ થશે, હુલ્લડ થશે, કંપનીને નુકસાન થશે, કોઈને વાગશે, એની સંપૂર્ણ જવાબદારી ચેતર વસાવાની રહેશે. तो मृतक के परिजन का कहना है कि आरोप है कि विधायक ने जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवार की किसी तरीके से मदद नहीं की, घायल मजदूरों की मदद नहीं की, उनके समुदाय का समर्थन नहीं किया। उनका कहना है वो अपने परिवार के लिए उस फैक्ट्री में पहुंचे, मुआवजे की मांग के लिए पहुंचे, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया और विधायक के खिलाफ उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा का कहना है कि पीड़ित परिवार के कहने पर वो उस केमिकल फैक्ट्री में पहुंचे थे। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से फैक्ट्री प्रशासन के लोगों से बातचीत कराने के लिए कह रहे थे। उनका आरोप है कि पुलिस ने बाहर के कुछ लोगों को फैक्ट्री परिसर के अंदर आने दिया, जिसकी वजह से वहां उनकी हिंसक झड़प हो गई। मैं गेटनी अंदर गया, त्यानो एक व्यक्ति रोनक કરીને કોઈ છોકરો હતો, એ તરત દોડી આવીને મને મારી સાથે ઝપાઝપી કરવાના એણે પ્રયાસ કર્યા।
विधायक का कहना है झगड़िया इलाके में मौजूद उस केमिकल फैक्ट्री में लापरवाही के कारण आग लगी थी और झुलसने की वजह से उन दोनों मजदूरों की मौत हो गई थी। 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए थे। कुछ मजदूर 80% तक झुलस गए थे। उनका आरोप है इस हादसे के बाद उस फैक्ट्री की तरफ से उन मजदूरों के परिवारों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई, इसलिए वो वहां गए थे। इलाज के लिए खर्च नहीं दिया गया। ऐसे में उनके परिवार के लोगों ने उनसे गुहार लगाई थी, विधायक से गुहार लगाई थी और विधायक का कहना है कि उन परिवारों की मांग पर वो फैक्ट्री पहुंचे थे, वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत करने के लिए। और इससे पहले भी वो वहां पहुंचे थे। आग में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवार वालों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया था, हंगामा किया था। प्रदर्शन में विधायक भी शामिल हुए थे। उन्होंने फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन फैक्ट्री का मेन गेट बंद कर दिया गया था। उन्हें फैक्ट्री के अंदर जाने से रोक दिया गया था। फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने के लिए वो दीवार पर चढ़ गए थे। उधर संयुक्त अरब अमीरात तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक से अलग हो गया। तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से यूएई ने अलग होने का ऐलान कर दिया। यह फैसला 1 मई से लागू होगा। इस फैसले से तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स के साथ एक पुराना वीडियो शेयर किया। उसमें ट्रंप सूट पहनकर टेनिस खेलते नजर आए। वीडियो साल 2015 का बताया गया। उधर अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव पर ऐतराज जताया। वो इस प्रस्ताव पर नाखुश है। इससे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए 3 शर्तों वाला एक प्रस्ताव रखा था कि 2 महीने से ईरान की सेना पर का जो कब्जा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर, वहां से जहाजों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। इसलिए दुनिया के कई देश तेल की कमी से जूझने के लिए मजबूर हो गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगी। इसी बीच ईरान ने हॉर्मूज गलियारे को खोलने का प्रस्ताव भेजा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की कि ईरान की तरफ से अमेरिका को नया प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया ट्रंप ने अपने सलाहकारों और सैन्य अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा भी की, लेकिन रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के 3 शर्तों वाले नए प्रस्ताव से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए जो प्रस्ताव रखा, उसकी पहली शर्त यह है कि अमेरिका को हॉर्मूज गलियारे से अपनी नाकेबंदी हटानी होगी, उसकी सेना को पीछे हटना होगा। दूसरी, अमेरिका को पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने का काम पूरी तरह खत्म करना होगा, अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने पर रोक लगानी होगी। तीसरी शर्त ईरान ने अमेरिका के सामने रखी कि वो परमाणु समझौते को लेकर ईरान ने कहा कि उसके न्यूक्लियर कार्यक्रम पर चर्चा तब तक के लिए टाल दी जाए जब तक कि युद्ध का अंत नहीं हो जाता। ईरान ने साफ किया अगर अमेरिका इन शर्तों को मानता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया जाएगा, वहां पहले की तरह जहाज आ जा सकेंगे, दुनिया को तेल संकट से राहत मिलेगी। लेकिन रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की वो शर्त जिसमें परमाणु कार्यक्रम पर बाद में चर्चा की बात कही गई, क्योंकि अमेरिका ने जब युद्ध शुरू किया था तब भी कहा था कि उसका मकसद ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना है। वो नहीं चाहता कि ईरान एटम बम बनाए। हालांकि ईरान के 3 शर्तों वाले प्रस्ताव पर अमेरिका का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। मतलब ना तो उसने इनकार किया, ना ही इस पर हामी भरी, लेकिन माना जा रहा है इस प्रस्ताव के जरिए ईरान ने गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना है तो अमेरिका को ईरान का प्रस्ताव मानना होगा। रिपोर्ट में बताया गया यह प्रस्ताव पाकिस्तान और ओमान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बीते 48 घंटे में 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया। ओमान और रूस की भी यात्रा की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी 1.5 घंटे की मुलाकात की। अब्बास अराक्ची सबसे पहले 25 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचे। इसके बाद 26 तारीख को ओमान की राजधानी मस्कट का दौरा किया। दोबारा पाकिस्तान की यात्रा पर गए। अगले दिन 27 अप्रैल को उनका विमान रूस में लैंड हुआ। वहां पुतिन से बातचीत के बाद ईरान के विदेश मंत्री एक बार फिर पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। सुबह के वक्त वो इस्लामाबाद पहुंचे और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बैठक की। 3 देशों की यात्रा के बाद अब्बास अराक्ची तेहरान लौट गए।